Doing good. Welcome to MDCAT Reconduct test session by PreMed.PK. This is Tahdeen Gardezi here, and today we will be doing the discussion for the mock test. So, starting with the first MCQ, it is choose the correct spelling of the word. तो correct spelling choose करनी है. Something word है तो SOMETHING अल्फा आपके पास correct answer है. Choose the correct sentence. Does your tram leave before 8 o'clock? देखो tram लिखा हुआ है, leave की spelling गलत है. बीटा ऑप्शन में देखो 8 o'clock लिखा हुआ है. चार्ली सही है. डज योर ट्रेन लीव बिफोर 8 o'clock? और डेल्टा में देखो डू लिखा हुआ है डस की जगह, तो ट्रेन है सिंगुलर, उसके साथ डू नहीं लगेगा, डस लगेगा. तो यहाँ पे ये एरर है. चार्ली करेक्ट आंसर है. डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो दैट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, जहां भी क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है दैट इज इंट्रोगेटिव. इफ वी टॉक अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसे अफर्मेटिव भी कहा जाता है, सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट इम्पेरेटिव, तो कहीं भी कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कोई भी ऐसी चीज आ रही हो दैट इज इम्पेरेटिव. एंड एक्सक्लेमेटरी में यू आर एक्सप्रेसिंग द इमोशंस लाइक जॉय, सैडनेस और समथिंग लाइक दैट. थैंक यू, you've been very kind through this time. So yeah, thank you कह रहा है, you've been very kind होगा definitely. Ideal, cruel, glad नहीं हो सकता, doesn't make sense. So Charlie correct answer है. Either my mother or my father is coming to the meeting. So either लगा हुआ है, आपने कौन सा सब्जेक्ट देखना है, सेकंड सब्जेक्ट देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगाना है. सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे फादर है, दैट इज सिंगुलर, तो आप इज लगाओगे. यहाँ पे वैसे दोनों सब्जेक्ट्स ही सिंगुलर है, ठीक है, बट आपके पास जब आइदर नाइदर लगा हुआ होता है तो आपने सेकंड सब्जेक्ट देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब को चूज करना होता है. नेक्स्ट इज आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन. तो एक पेंसिल उसने ले ली फ्रॉम एंटायर पाइल ऑफ पेंसिल्स या पेन, तो अ लगेगा सिंस दैट्स नॉट अ पर्टिकुलर पेंसिल वी आर टॉकिंग अबाउट. जनरली एक पेंसिल उठा ली, सो अ लगेगा, दैट इज अल्फा. चूज द करेक्ट सेंटेंस. ही ऑलवेज लव्ड स्वीट्स कॉमा चॉकलेट्स कॉमा बिस्किट्स एंड केक्स. तो ये सही है. ही ऑलवेज लव्ड के बाद बीटा में कॉमा लगाया हुआ है, दैट इज रॉन्ग. चार्ली में देखो लव्ड स्वीट्स कॉमा चॉकलेट्स बिस्किट्स एंड के बाद भी कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है. और अगर आप डेल्टा देखो तो ही ऑलवेज लव्ड स्वीट्स कॉमा चॉकलेट्स, और चॉकलेट्स और बिस्किट्स के दरमियान में कॉमा नहीं लगा हुआ, ठीक है. सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज अल्फा. नेक्स्ट इट विल डैश मी अ लॉट ऑफ मनी. इट विल कॉस्ट मी, तो विल के साथ आप एस या एस नहीं लगाते, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो इट विल कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी होगा, दैट इज बीटा ऑप्शन. एनी एंड हर ब्रदर्स आर एट स्कूल. सो दो लोगों की बात हो रही है, लाइक दो से ज्यादा की बात हो रही है, क्योंकि ब्रदर्स लिखा हुआ है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पीपल हियर. सो आपके पास क्या लगेगा, आर लगेगा. सो एनी एंड हर ब्रदर्स आर एट स्कूल, दैट इज बीटा ऑप्शन. My father often comes here. So we are talking about father here. Father आपके पास सिंगुलर है, तो आप जो verb लगा रहे हो उसके साथ s या es लगेगा, तो आप comes यूज करोगे. My father often comes here. Dan has a lot of friends. So Dan सिंगुलर है, उसके साथ आपने helping verb यूज करना है, that is has. Have is used with plural, ठीक है. Dan is having नहीं होगा, having भी नहीं होगा, तो Dan has a lot of friends, that is beta. We shall be going there for a week. So be going आएगा, we shall has been gone नहीं होगा, we shall has going भी नहीं होगा, been going भी नहीं होगा, so that is alpha option. The gardener will have plucked the flowers. So आपके पास have के बाद verb की second form, third form लगती है, so plucked आपके पास यहाँ पे लगेगा. Pluck is the first form, plucks is first form, साथ आपने ऐसी या yes लगाया हुआ है, so alpha correct answer है. Bewildered का synonym choose करना है, that is confused, ठीक है. Impressed, stunned, intrigued नहीं होगा. Then choose the correct sentence. However के बाद आपने कॉमा लगा दिया. It didn't take long for others to jump on board. That is absolutely right. बीटा देखो however के बाद कॉमा नहीं लगा हुआ. That's the mistake here. Charlie में आपने पूरा सेंटेंस सही लिखा, बट एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया, हालांकि दिस वाज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द फर्स्ट प्लेस, राइट. आपके पास एक सिंपल सेंटेंस है, देयर इज नो नीड टू ऐड अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दैट. डेल्टा देखो हाउएवर के बाद आपने फुल स्टॉप लगा के एक नेक्स्ट सेंटेंस, एक न्यू सेंटेंस स्टार्ट करके आगे वाला पोर्शन लिखा है, सो दैट्स इट हाउ थिंग्स वर्क. That's also wrong. Next is find the errors in the following sentence. The captain, along with his team, are practicing very hard for the forthcoming matches. So we are talking about the captain. अब देखो, along with his team is something additional that is adding the meaning to the subject, that is the captain. ठीक है, so आपने यहाँ पे जो verb लगाना है, that is according to the first subject, that is the captain. So the captain is practicing very hard for the forthcoming matches. This should be the right this should be the right sentence. ठीक है, सो आर प्रैक्टिसिंग नहीं होगा, इज प्रैक्टिसिंग आना चाहिए. तो एरर इज आर प्रैक्टिसिंग, दैट इज रॉन्ग. इसकी जगह क्या होना चाहिए, इज प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आपने जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है, आपने लगाना है अकॉर्डिंग टू द कैप्टन. ठीक है. नेक्स्ट इज आई एम इन लंदन दिस समर, आई डैश इंग्लिश. ठीक है, सो अब इसमें देखो
आपके पास आई एम यहाँ लिखा हुआ है, सो आई एम इन लंदन दिस समर, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। सो पीछे भी आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, आगे भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही लेके चलोगे। सो आई एम इन लंदन दिस समर, आई एम लर्निंग इंग्लिश, चार्ली करेक्ट आंसर है। Although he studied hard, he couldn't succeed in getting a high score in his test. ठीक है, so in आपके पास that is the correct use of preposition here. Coelom that develops from the arching turn as outpouching is intercoelom, ठीक है। आपके पास this is a fact based question, बीटा इसका correct answer है। Enzymes work by which of the following? So जब हम enzymes की बात करते हैं, they work by lowering the activation energy, rate of the reaction को increase कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें activation energy की, तो they lower the activation energy, thus they increase the rate of the reaction. So reducing the activation energy is correct. The term cell was given by, so Robert Hooke ने ये term को derive किया था। So Robert Hooke बीटा आपके पास इसका correct answer है, ठीक है। नेक्स्ट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप बाय जाइलम इज, ठीक है। सो अगर हम जाइलम की बात करें, अपवर्ड मूवमेंट की बात करें, दैट इज नोन एज असेंट ऑफ सैप, दैट इज अल्फा। Which of the following wavelength is absorbed maximum for photosynthesis? तो कौन सी wavelength maximum absorb होती है for the process of photosynthesis? That is 440 nanometer, ठीक है। So 440 nanometer की अगर हम बात करें, तो chlorophyll absorb करता है maximum energy from blue and red wavelength, ठीक है। Blue light is absorbed maximum for photosynthesis than any other light, and this color comes first in the spectrum, ठीक है। So आपके पास 440 is going to be the correct answer. नेक्स्ट इज व्हाट आर द सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड? तो कैप्सिड आपके पास प्रोटीन सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, दैट आर नोन एज कैप्सोमियर्स, अल्फा करेक्ट आंसर है। इनएक्टिव एंजाइम्स प्रिकर्सर्स सच एज पेप्सिनोजन फॉर पेप्सिन आर कॉल्ड जाइमोजेंस, ठीक है। सो आपके पास अगर हम स्टमक की बात करें, उसके अंदर पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता, बल्कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, दैट इज नोन एज पेप्सिनोजन। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, दैट इज सिक्रीटेड बाय द सेल्स ऑफ द स्टमक, दैट इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजन to pepsin, ठीक है। So such inactive enzyme precursors, they are known as zymogens. When two or more clearly different phenotypes exist in the same population of species, the phenomenon is known as, so that is known as polymorphism, ठीक है। बीटा correct answer, that is a fact based question, polymorphism की definition है ये। Which of the following sections of sarcomeres do not shorten during contraction? So देखो, अगर हम sarcomere की बात करते हैं ना, तो मेरे पास यहाँ पे thick filament है, and the entire length of thick filament is known as A band. Then comes the thin filament, ऐसे करके, ठीक है। मैंने ये ज़्यादा overlapping करवा दिया, तो let me shorten it a little like this. These are the thin filaments we have, ठीक है। thin filaments के center में आपके पास Z line होती है, जो दो sarcomeres को separate कर रही होती है। In the middle of the thick filament comes the M line, ठीक है। अब देखो, the entire length of thick filament is known as A band. जो आपके पास thin filament की personal property है, यानी आपके पास this portion जहाँ thick filament नहीं आ रहा, only thin filament is there, that is known as I band, ठीक है। और जो आपके पास thick filament है, उसकी भी एक personal property होगी, जहाँ thin filament नहीं आ रहा, ये वाला जो portion है, ठीक है। यानी ये सिर्फ थिक फिलामेंट का वो पोर्शन है जहां थिन फिलामेंट नहीं आ रहा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज H zone. So H zone और I band shortens when we talk about the muscle contraction. इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है। बट आपके पास देखो, I band shorten हो रहा है because it is a personal property of thin filament. H zone shorten हो रहा है because it is a personal property of thick filament. अगर मैं आपको यहाँ से इसको मूव करवा के दिखाऊं, तो ये देखो ऐसे करके, रुको मैं चाह रही हूँ कि ये एरो साथ ना आए, लाइक दिस इज गोना मूव। ये देखो, आपके पास एज जोन भी कम हो रहा है, ठीक है, और आपके पास आई बैंड भी कम हो रहा है। अगर मैं दोनों को इकट्ठे मूव करवाती हूँ लाइक दिस, देखो तो एज जोन ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है, ठीक है, और आई बैंड भी आपके पास कम हो गया। पहले इतनी ज्यादा जगह ली हुई थी, अब उसके पास सिर्फ इतनी सी जगह रह गई है, ठीक है। सो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आपके पास आई बैंड एंड एज जोन, दैट आर द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स, दे डू शॉर्टन, बट ए बैंड दैट इज द एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट। तो पूरे थिक फिलामेंट की लेंथ तो उधर ही है ना, वो तो शॉर्टन नहीं हो रही, तो ए बैंड इज नॉट शॉर्टनिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए बैंड, कि आपके पास जो लेंथ है ए बैंड की, दैट इज नॉट शॉर्टन व्हेन वी टॉक अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो ए बैंड इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। The radial symmetry is found in animals of which of the following criteria? They have the radial symmetry. Charlie correct answer है। When resources get scarce, the population growth slows down. So जब आपके पास resources कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो population growth होती है, it basically slows down, ठीक है। population growth कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि resources है ही नहीं, ठीक है। So आपके पास slows down is the correct answer. Decrease in the number of resource will lead to more competition between the individuals in a population, ठीक है, और जिसकी वजह से आपके पास
जो कुछ जो वीकर इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, एंड उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी एन ओवरऑल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ. According to luminosity, which are soluble living germs that are viruses, ठीक है, they are soluble in nature, ठीक है, जिसको हमने crystallize भी किया और हमने इनको purify करके भी देखा, ठीक है. If both the alleles are same with respect to the gene, then they are known as homozygous, ठीक है. अगर हम दोनों alleles की बात करते हैं, let's say we are talking about the shape of a pea plant, ठीक है, हम उसकी shape की बात करें, seed shape की, तो हम कहते हैं it can be round, ठीक है, और इट कैन बी रिंकल्ड. अगर मेरे पास दोनों कैपिटल आर हैं, ठीक है, दैट इज होमोजाइगस, यानी मेरे पास दो अलील्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर जीन. एक मेरे पास कैपिटल आर है दैट इज राउंड, एक मेरे पास स्मॉल आर है दैट इज रिंकल्ड, ठीक है. या इसको मैं कहती हूँ दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव इन नेचर. सो इफ आई एम हैविंग बोथ अलील्स सेम, यानी मैं दोनों कैपिटल आर ले लेती हूँ या मैं दोनों स्मॉल आर ले लेती हूँ, ठीक है, सो दैट इज होमोजाइगस, यानी दोनों आपके पास अलील सेम है, होमो मींस सेम, ठीक है. हेट्रोजाइगस कब होगा, अगर मैं एक अलील एक ले लेती हूँ और एक दूसरी अलील ले लेती हूँ. मेरे पास जीनोटाइप तो ये है, इसका फिनोटाइप क्या आएगा, दैट इज राउंड. क्यों, क्योंकि द कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर इज रिसेसिव, तो कैपिटल आर इज गोइंग टू मास्क द इफेक्ट ऑफ स्मॉल आर हियर, मेकिंग कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर, ठीक है. सो अगर दोनों अलील सेम है विद रिस्पेक्ट टू द जीन, देन दे आर नोन एज होमोजाइगस. The part of chloroplast where carbon dioxide is fixed to manufacture sugar, that is stroma. देखो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ हो रही होती है, डार्क रिएक्शन के अंदर. अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, ठीक है. उसमें हमने जी स्कीम बनाई, ऑक्सीजन इन्वॉल्व था, फोटोलिसिस हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, एटीपी बन रहा है, एनएडीएच बन रहा है, ठीक है. बट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन नहीं हो रही. बट जैसे ही डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है, हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड वाज बेसिकली रिड्यूस्ड. आपने राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ उसका रिएक्शन करवाया, इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को यू गॉट अ 6 कार्बन sugar that was an intermediate, very unstable in nature, that immediately was broken down to form 2,3 carbon, ठीक है, जिसको आप पीजीए कह रहे हो. सो आपके पास अगर हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ हो रही है, सो दैट इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डार्क रिएक्शन हियर, एंड इट इज अकरिंग इन द स्ट्रोमा, ठीक है. डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है. सो आपके पास यहाँ स्ट्रोमा करेक्ट आंसर है. इट इज द मोस्ट एनर्जी रिच कंपाउंड. सो अगर हम एनर्जी रिच कंपाउंड की बात करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी रिच कंपाउंड. बीटा अल्फा बीटा करेक्ट आंसर है. Aquatic arthropods belong to this class, breathe through gills. तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो aquatic arthropods, they do breathe through gills, they are basically crustaceans. Charlie correct answer है. Which cells secrete flexible, elastic, non-living matrix collagen that surrounds the cartilage? So chondrocytes are basically the living cells of cartilage, and they are going to secrete flexible, elastic, non-living matrix collagen. ठीक है. बाकी osteocyte, osteoclast and osteoblast, they are bone के cells. ठीक है. Osteocytes are basically mature bone cells. Osteoclast are basically bone forming and bone dissolving cells. Next is salamander belongs to which of the following class? That is amphibians. Okay, so amphibians yani those organisms who live both on land and water. So amphibians, salamander, if we're talking about that, so the nature they do belong to which class? That is basically amphibians. In asexual reproduction, offsprings are genetically identical if mutation do not occur. देखो आपके पास asexual reproduction के अंदर अगर हम chromosomes की बात करते हैं, देखो asexual reproduction में आपके पास अगर let's say let me take an example here, binary fission. ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो उसके अंदर मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, उससे मेरे पास दो ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है, दैट इज एक्चुअली बाइनरी फिशन. सो हो क्या रहा है कि मेरे पास जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बना, दैट वाज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इफ द म्यूटेशन डज नॉट अकर. अगर कहीं कोई म्यूटेशन हो जाती है, दैट इज चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, सो डेफिनेटली आपके पास चेंजेस आएंगी इन द डॉटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. बट अगर म्यूटेशन नहीं होती तो आपके पास जो पेरेंट और डॉटर ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे आर बेसिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हियर, ठीक है. सो बीटा करेक्ट आंसर है. Next is most reflex arcs are. So when we talk about reflex arcs, हम कहते हैं most of the reflexes they are polysynaptic reflexes. यानी उसमें देखो आपके पास एक one sensory and one motor neuron is simply not involved. अगर हम बात करते हैं knee jerk की बात कर लेते हैं, ठीक है. सो आपके पास sensory neuron information लेके जाएगा to the स्पाइनल कॉर्ड, एंड वहां से मोटर न्यूरॉन, बीच में इंटर न्यूरॉन होगा, ठीक है. सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन होता है वो इंटर न्यूरॉन होता है, ठीक है. और वहां से फिर आपके पास जो मोटर न्यूरॉन है वो सीएनएस से लेके आएगा वापस इन्फॉर्मेशन टू द मसल्स. देखो कितने साइनैप्स बन रहे हैं, दैट इज नॉट मोनोसाइनैप्टिक, दैट इज नॉट एनी अदर, दैट इज बेसिकली पॉलीसाइनैप्टिक, क्योंकि आपके पास एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिर्फ सिग्नल नहीं जा रहा, दे आर लाइक minimum 3 neurons involved in this.
ठीक है, सो आपके पास करेक्ट आंसर इज पॉलीसाइनेप्टिक, दैट इज बीटा. Next is nitrogenous bases such as choline and serine are significant part of which of the following. So when we talk about nitrogenous bases, तो अगर हम phospholipids की बात करते हैं तो आपके पास जिस तरह अगर हम बात कर लेते हैं लिसिथिन की, लिसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड. ठीक है, उस लिसिथिन क्या है, दैट इज फॉस्फोटिडाइल कोलीन, यानी आपने जो नाइट्रोजनस बेस लगाई है दैट इज कोलीन. ठीक है, सो कोलीन है, आप सीरीन भी लगा सकते हो, दे आर बेसिकली सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस होती है जो कि अटैच होनी होती है विद फॉस्फोटिडिक एसिड ताकि आपके पास एक फॉस्फोलिपिड बन जाए. The wings of birds and wings of beetle are considered analogous. So देखो आपके पास जो bird का wing है और जो beetle का wing है उनका function same है, that is flying, but the structure they are like totally different. आप एक bird का wing देखो और एक fly का या एक beetle का wing देखो तो उनका function तो same है but structure different है. So those organisms which have different structures but the same functions, they are analogous organisms. ठीक है, so delta correct answer है. वॉइस बॉक्स लीड्स टू ट्रेकिया व्हिच इज आल्सो नोन एज विंड पाइप. ठीक है, सो वॉइस बॉक्स इज नोन एज, वॉइस बॉक्स क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है, लेरिंग्स को कहा जाता है. लेरिंग्स एक्चुअली लीड्स टू ट्रेकिया और ट्रेकिया को क्या कहा जाता है, विंड पाइप भी कहा जाता है. सो चार्ली करेक्ट आंसर है. फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स, तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है, टू गिव सेल रिजिडिटी, टू give its specific shape, to prevent it from osmotic lysis. So these are the basic functions of a cell membrane, let alone it be like a prokaryote or eukaryotic cell. ठीक है, so rigidity भी provide करता है cell wall cell को, specific shape भी provide करता है, and it also protects the cell from osmotic lysis. तभी अगर आप excessive water let's say because of any condition आपके पास excessive water एक animal cell के अंदर जाते हैं तो animal cell is going to burst, but you know same thing if it happens to a plant cell, तो plant cell is going to become more turgid. ठीक है, वो बर्स्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. ऑल्सो वैक्यूल का भी इसके अंदर फंक्शन होता है. ठीक है, बट फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज दैट इज डेल्टा. हाउ मेनी मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल डू ओलिगोसेकेराइड यील्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस, तो ओलिगोसेकेराइड्स में कितने मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल आपके पास यील्ड कर सकते हैं. देखो आपके पास ओलिगोसेकेराइड के अंदर 2 to 10 सब यूनिट्स होते हैं, यानी 2 to 10 मोनोसेकेराइड से मिलकर आपके पास ओलिगोसेकेराइड बना हुआ होता है. ठीक है, सो अगर आप ओलिगोसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हो, उसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपके पास 2 से 10 कोई भी नंबर इन बिटवीन दिस आपके पास मोनोसेकेराइड्स इतने बन सकते हैं. सो 2 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, 10 भी बन सकता है. ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर. सिंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कितने कार्बन वाला ओलिगोसेकेराइड की वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो इस वजह से ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियली द करेक्ट आंसर. सो डेल्टा करेक्ट आंसर है. Carotenoid form protective function in which of the following organism, that is plants and animals both. ठीक है, कैरोटेनॉइड्स आपके पास दोनों के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, पिगमेंट्स के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी, एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स दिस प्लांट सेल फ्रॉम डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव लाइट. या आपके पास अगर हम बात करें तो ये आईज और फोटो रिसेप्टर्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर स्पेशली सूटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द effects of light. ठीक है, so आपके पास both is going to be the correct answer for this. Next is nutrition to egg in ovaries provided by which of the following follicle cells होते हैं, they provide nutrition to ovary. The correct answer is Charlie. Which portion of brain is primarily responsible for transmitting the information to other parts of the nervous system? So जो white matter है उसका ये काम है कि ट्रांसमिट करना information to other parts of the nervous system. ठीक है, सो देखो व्हाइट मैटर क्यों, व्हाइट मैटर इज वाई व्हाइट मैटर, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक्सॉन्स प्रेजेंट है, माइलिनेटेड. ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या है, दैट इज व्हाइट, क्योंकि माइलिन शीट इज एन इंसुलेटिव लेयर. ठीक है, सो आपके पास इसके अंदर एक्सॉन्स एंड एक्सॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ठीक है, तो आपके पास दूसरे पार्ट्स बॉडी की में इंपल्स लेके जाना किसका काम है, दैट इज एक्सॉन रिस्पांसिबल फॉर दैट. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाइट मैटर. ठीक है, white matter consists of myelinated nerve fibers that act as wires that transmit the signals between different parts of the brain and the nervous system. Gray matter is primarily composed of, तो आपके पास जब gray matter की हम बात करते हैं that is primarily composed of neuron somas. ठीक है, और white matter के अंदर आपके पास myelinated axons होते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द वायरल एनवेलप कंपोज्ड ऑफ. सो वायरल एनवेलप प्रोटीन का भी बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स भी हैं. ठीक है, सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके पास फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है.
ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग. द नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोडा रिजेंबल विच ऑफ द फॉलोइंग टू एनालिड से रिजेंबल करता है? अल्फा करेक्ट आंसर है. व्हेन वेसोप्रेसिन इज नॉट सिक्रीटेड द कंडीशन दैट अकर्स इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस. ठीक है, जब हम वेसोप्रेसिन के फंक्शन की बात करते हैं ना, तो व्हेन द बॉडी इज इन लाइक अ स्टेट ऑफ सिवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है, जब आपका ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ बहुत है, लेट्स से यू आर नॉट हैविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू आर सपोज्ड टू हैव, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों सॉर्ट ऑफ लो हो जाएगा. किडनी का काम है टू फिल्टर द ब्लड टू फॉर्म द यूरिन. ठीक है, और हमें पता है कि उसके अंदर आपके पास नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. यू हैव ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन कम्स द लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, हमें ये पता है कि वाटर सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होनी होती है? फ्रॉम लूप ऑफ हेनले प्राइमरीली. ठीक है, आपके पास असेंडिंग डिसेंडिंग लूप है, एक जगह से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, एक जगह से आपके पास सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, दैट इज बेसिकली हैपनिंग अंडर द एक्शन ऑफ एन हार्मोन दैट इज नोन एज एल्डोस्टेरोन. ठीक है, बट अब अगर हम ये बात करें कि दैट इज बेसिकली एक्चुअली जो नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है, दैट इज दैट. बट इफ द बॉडी इज इन अ सिवियर डिहाइड्रेटेड सिनेरियो, उस टाइम क्या होगा कि आपके पास जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वो आएगी ना, तो होगा ये कि वहाँ एक और हार्मोन आ जाएगा. व्हेन द ब्रेन इज गोइंग टू डिटेक्ट very much decrease in the blood pressure or blood volume, तो आपके पास एक हार्मोन from the posterior lobe of pituitary gland is going to be released there, that is known as vasopressin. उसे ADH भी कहा जाता है, that is antidiuretic hormone. ठीक है, अब वो हार्मोन आपके पास कलेक्टिंग डक्ट या आइडियली फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहा जा सकता है, वहां से रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर की, बिकॉज द बॉडी इज वेरी डिहाइड्रेटेड, यू कैन नॉट लेट द वाटर गो आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू रीअब्जॉर्ब दैट वाटर अगेन, आपके पास कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन होगी. अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है दैट्स लाइक द नॉर्मल फंक्शन. ठीक है, दैट्स द नॉर्मल एक्शन कि इफ योर बॉडी इज इन लाइक अ डिहाइड्रेटेड स्टेट, तो आपकी बॉडी ये काम कर रही है. ठीक है, बट लेट्स से ड्यू टू एनी रीजन आपके पास वेसोप्रेसिन वो सिक्रीट नहीं हो रहा. दिस मींस if your body is in a dehydrated state, your blood pressure, blood volume is low, so what is going to happen? No water is going to get reabsorbed from the collecting duct. This means you will remain dehydrated. ठीक है, you will feel a need to have more water. ठीक है, and you will be excreting water as well. ठीक है, so आपके पास इसका एक symptom क्या होता है? That is polyuria and polydipsia. Like you will have a need to drink a lot of water and then you will be excreting a lot of water. Just because why? क्योंकि आपका जो collecting duct that is not reabsorbing the water that it is supposed to reabsorb. ठीक है, so आपके पास this condition is known as diabetes insipidus. ठीक है, ये वो वाला डायबिटीज नहीं है जो शुगर वाला डायबिटीज कहा जाता है. दैट डायबिटीज इज डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन. ठीक है, बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ इंसुलिन, दिस इज बिकॉज ऑफ वेसोप्रेसिन एंड दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस. डेल्टा आपके पास इसका करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूसिलोमेट्स? दैट्स अर्थवर्म. ठीक है, अर्थवर्म आपके पास यूसिलोमेट है. एंड बाकी आप दिस इज फ्रॉम द फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस. ठीक है, प्लेनेरिया की अगर हम बात करें, एंड साइकॉन की अगर हम बात करें तो दैट इज फ्रॉम द फाइलम पोरेफेरा, एंड जेलीफिश इज फ्रॉम द फाइलम नाइडेरिया. अगर हम अर्थवर्म की बात करें दैट इज फ्रॉम द फाइलम एनेलिडा, एंड दैट इज व्हाई दे डू हैव अ ट्रू सीलोम, दे आर नोन एज यूसिलोमेट्स. Many sarcomeres and series make up the length of a myofibril. बीटा करेक्ट आंसर है. In 1959 Koshland proposed which of the following, that is induced fit model. ये आपके पास एंजाइम जो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, उसके लिए आपके पास दो मॉडल्स प्रपोज किए गए थे. लॉक एंड की मॉडल that was proposed by Emil Fester, and then comes the induced fit model that was proposed by Daniel Koshland. So यहाँ पे आपके पास induced fit model का पूछा जा रहा है. 1959 it was proposed by Koshland, so delta इसका करेक्ट आंसर है. Extremely long molecule of DNA that is tightly folded to fit inside the cell component, they are known as chromosomes. ठीक है, अगर हम chromosomes की लेंथ की बात करें तो they are way too long कि अगर आप उसको straighten करो, ये तो आपके पास एक coil form में present होते हैं ना, अगर आप उसे straighten करो तो you'll have to like go, that's going to last from like Earth to Jupiter almost I think 9 या 16 trips था, but it's like something like that, it's way too long. ठीक है, so it's tightly folded to fit inside the cell component, so आपके पास chromosome correct answer है. Breathing is considered as mechanical process. ठीक है, breathing में क्या है? That is a mechanical process. You are just taking in oxygen, giving out carbon dioxide. ठीक है, so that's not a chemical process. That is not biochemical in nature either. So yeah, that's going to be a mechanical process here. In a typical menstrual cycle of 28 days, what is most likely the fertile period? So that is day 14 and 15. Charlie correct answer है इसका. Centrosomes are found in cytoplasm. ठीक है, तो आपके पास centrosomes की अगर हम बात करें, उनकी लोकेशन कहाँ होती है? न्यूक्लियस में नहीं होते, क्रोमोसोम में नहीं होते, न्यूक्लियोलस में नहीं है, cytoplasm is the correct answer. Infection of lungs, that is pneumonia,
Interconversion of carbohydrates, proteins and lipids in living organisms, that is an example of coordinated catabolic and anabolic activities. ठीक है, so आपके पास क्या जो मेटाबॉलिज्म में दोनों चीजें आ जाती है, कैटाबॉलिज्म भी आ जाती है, एनाबॉलिज्म भी आ जाता है. ठीक है, सो आपके पास अगर इनकी इंटरकन्वर्जन की बात करें, यानी आप स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल, दैट इज बेसिकली coordinated catabolic activities and coordinated anabolic, both alpha and beta is going to be the correct answer. Which type of bond is not present in maintaining the tertiary structure of protein? तो tertiary structure में आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है. ठीक है, क्योंकि आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर को, अमाइनो एसिड्स को आपस में मेंटेन करने के लिए यू नीड पेप्टाइड बॉन्ड. सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो इसमें बॉन्डिंग में ये होता है कि लेट्स से अगर मैंने कहा ना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए पेप्टाइड बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड को माइनस नहीं कर सकती. पेप्टाइड बॉन्ड इज स्टिल गोइंग टू बी देयर इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइक द इनिशियल स्ट्रक्चर, दैट इज टू अमाइनो एसिड्स हेल्ड टुगेदर. ठीक है, सो आपके पास अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व है? पेप्टाइड बॉन्ड स्टिल देयर, हाइड्रोजन बॉन्ड की एडिशन हो रही है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर, आई एम गोइंग टू से पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्टिल देयर, आयनिक बॉन्ड की एडिशन हो रही है. बिकॉज अगर आप वो इनिशियल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन कर लोगे तो वो जो एक आपके पास स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं हो सकेगा. टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्ब्स. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन हियर. तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कोई रोल होता नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स. ठीक है, नेक्स्ट इज द सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक. तो अगर हम देखो आपके पास जब फूड माउथ के अंदर होता है ना, दैट इज नोन एज बोलस. ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर जो चर्निंग होती है, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन. उसके अंदर जो आपके पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है, दैट इज नोन एज काइम. और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, दैट इज नोन एज काइल. तो ये तीनों चीजें याद रखनी है. ठीक है, बोलस कब बनता है, काइम कब और काइल कब. सो सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक, दैट इज काइम. बीटा करेक्ट आंसर है. Vertebrates belong to phylum Chordata because their body develops from the three germinal layers, that is delta. Fact base है. How much net gain of G3P is obtained after 1 Kelvin cycle? देखो 1 Kelvin cycle के एंड पे आपके पास 6 G3P बनते हैं. ठीक है, बट 5 G3P आप यूटिलाइज कर लेते हो फॉर द रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो आपने इनिशियली यूज किया था. बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, सो इट्स नॉट लाइक हर दफा आपको एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट दिया जाएगा टू इनिशिएट दिस. इट्स लाइक इफ यू आर यूटिलाइजिंग राइबोलोज बिसफॉस्फेट इन द स्टार्ट ऑफ दिस साइकिल, ठीक है, यू हैव टू रीजनरेट दैट बाय द एंड सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन और एक साइक्लिक फॉर्म में वो चलता जाए. ठीक है, तो यू यूटिलाइज राइबोलोज बिसफॉस्फेट, दैट वाज अ 5 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, आपने उसको स्टार्ट में यूटिलाइज किया, तो आप एंड पे जब 6 G3P बने, तो उसमें से 5 G3P आपने उसको वापस रीजनरेट करने के लिए लगा दिया. नेट गेन आपके पास कितना हो रहा है, दैट इज 1 G3P. ठीक है, सो नेट गेन का पूछा जा रहा है, कितने G3P बन रहे हैं ये नहीं पूछा जा रहा. ठीक है, जिस तरह अगर हमने ग्लाइकोलिसिस की बात की तो उसके अंदर हमने कहा 2 ATP का नेट गेन, हालांकि 4 ATP बन रहे थे बट 2 ATP हमने स्टार्ट में यूटिलाइज किए थे ना, तो नेट गेन आपने वो चीज जो यूज की थी आप वो वापस दे रहे हो और फिर जो आपके पास बच रही है दैट इज एक्चुअली द नेट गेन. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास नेट गेन G3P का कितना हो रहा है, दैट इज ओनली 1 G3P. Two populations of same species over time grow distant from one another. At what point will these two populations be considered different species when they are not able to interbreed with each other? देखो एक same species वो होती है, अगर हम species की बात करें तो हम कहते हैं those organisms that are capable of interbreeding. ठीक है, after interbreeding they can produce fertile offsprings. ठीक है, दैट इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ अ स्पीशी. ठीक है, सो हम कब दो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट स्पीशी कंसिडर करेंगे, व्हेन दे आर नॉट एबल टू इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड फर्टाइल एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, सो करेक्ट आंसर शुड बी व्हेन दे आर नो लॉन्गर एबल टू इंटरब्रीड, व्हेन दे डू नॉट match या fit the basic definition of species, that is the point we are going to declare them as two distinct या two different species. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन मसल सेल. तो आपके पास जब हम मसल सेल की बात करते हैं उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज more as compared to rough endoplasmic reticulum, and for that reason it is known as sarcoplasmic reticulum. ठीक है, so that is delta. Carbohydrate metabolism is concerned with the fate of glucose. जब carbohydrate की metabolism करवाते हो क्या चीज बनती है, glucose बनता है, that is Charlie. The scrotum is responsible for which of the following in male reproductive system? So male reproductive system के अंदर it's like basically there for the temperature regulation, because for the process of spermatogenesis the ideal temperature is 35 degrees Celsius, 2 degrees less than the normal body temperature. ठीक है, so that is going to be the temperature regulation delta. In Morgan's linkage experiment, when males and females of F2 generation mate with each other and produce offsprings, the percentage of recombinant was, that is 37. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर इसका क्रॉस करवा के ये चीज देख सकते हो कि आपके पास जो F2 जनरेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेशियो कितना था, दैट वाज 9:3:3:1. ठीक है, बट ही फाउंड 98.7% टू बी पेरेंटल एंड 1.3% टू बी रिकॉम्बिनेंट.
ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 37. कोलेस्ट्रॉल आपके पास इज एनिमल स्टीरोल, दैट इज राइट, इट इज C27H46O, ये भी ठीक है, 5 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, तीनों चीजें ठीक है, ठीक है, सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. Which type of bond are never formed when a substrate fits into active site of an enzyme? तो सबस्ट्रेट फिट हो रहा है एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, आयनिक इंटरैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, कोवेलेंट लिंकेजेस. तो आपके पास कोवेलेंट लिंकेज नहीं बनेगा, ठीक है, उसके अलावा आपके पास ये सब बन सकता है, ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ठीक है, सो देखो जिस तरह अगर हमने बात की थी, हमने ये कहा था कि आपके पास को फैक्टर है एंजाइम के साथ, अगर आप अटैच कर रहे हो प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, सो दैट इज डिटैचेबल. वो आप इतना इजीली डिटैच नहीं कर सकते, व्हाई, बिकॉज द कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. बट द फेट ऑफ सबस्ट्रेट इज नॉट लाइक बीइंग अटैच्ड टू द एंजाइम ऑल द टाइम, इट्स लाइक सपोज टू लीव द एंजाइम वंस द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. ठीक है, सो आप कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग लिंकेज वहां फॉर्म नहीं करे, सिंस इट्स नॉट डेस्टिन्ड टू बी देयर विद इट ऑल द टाइम. ठीक है, इस वजह से कोवेलेंट लिंकेज इज द करेक्ट आंसर. ये बॉन्ड फॉर्म नहीं होता व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सबस्ट्रेट बीइंग फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. Which of these is involved in coordinated movements in the body? तो बॉडी की कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें ना, कोई भी आप बॉडी बैलेंस की या बॉडी कोऑर्डिनेशन की, दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. ठीक है, सो सेरिबेलम इज करेक्ट आंसर. It uses a single-stranded RNA as a template for making double-stranded DNA. So आप RNA से DNA बना रहे हो, that is trans. देखो, अगर आप DNA से RNA बनाते हो, that is transcription. RNA से प्रोटीन बनाते हो, that is translation. ठीक है, ये चीजें तो पता है ना. बट अगर मैं कहूँ कि आपने DNA से RNA नहीं बनाना, RNA से DNA बनाना है, तो रिवर्स आप कर रहे हो ट्रांसक्रिप्शन का, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, जो एंजाइम उसके अंदर यूज हो रहा है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ठीक है, सो यहाँ एंजाइम का पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर इज चार्ली. These are largest animal viruses. The largest animal virus, that is pox virus beta. Which of the following is true bacteria? U bacteria, that is true. Charlie. Which hormone is chemically a steroid? तो आपके पास जितने भी ओन वाले हॉर्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, कॉर्टिसोल, ये सारे आपके पास क्या होते हैं? These are all स्टीरॉइड इन नेचर. ठीक है, सो आपके पास जो कॉर्टिसोन है, दिस इज बेसिकली अ स्टीरॉइड हार्मोन. करेक्ट आंसर इज चार्ली. लिम्फ नोड्स आर नॉट प्रेजेंट इन, तो लिम्फ नोड कहाँ नहीं होते? नेक रीजन में, एक्जिला में, ग्रोइन रीजन में भी. स्प्लीन के अंदर लिम्फ नोड प्रेजेंट नहीं होते. Which brain portion is responsible for controlling the body coordination? तो body coordination cerebellum. ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीटेड ड्यूरिंग द oogenesis is stimulated by FSH. ठीक है, FSH ने ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट किया. ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक होता है ऑन FSH. जैसे ईस्ट्रोजन और हार्मोन आएगा, आपके पास FSH की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी. FSH की कंसंट्रेशन कम है, ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है. दैट इज बेसिकली द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ अनदर हार्मोन, दैट इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, ह्यूमन मेल्स के अंदर इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोलाइज सेल्स. ठीक है, तो सर्टोलाइज सेल्स का काम है टू टू मेंटेन द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. सो आपके पास चार्ली करेक्ट आंसर है. इफ X to A ratio is 2/5, ड्रोसोफिला प्रोड्यूसेस मेल. अगर आपके पास X to A ratio is less than 0.5 या it is 0.5, आपके पास organism is going to be a male. But if X to A ratio is 1 or greater than 1, the organism is going to be a female. तो यहाँ 2/5 कर लो, 5 divided by 2, 0.4 आता है, that is less than 0.5, so that is going to be a male. Number of base pairs in complete helical turn, that is 10. Fact based question है, याद रखना है. Evolutionary relationship among organisms are reflected by their DNA and protein. ठीक है, सो आप ऑर्गेनिज्म के DNA और प्रोटीन का एनालिसिस करोगे तो आपको उनके दरमियान का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझ आएगा. मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म ऑफ द बेसिक pentadactyl limb structure found in vertebrates provide good evidence for the principle of divergent evolution. ठीक है, सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का क्या मतलब है कि आपके पास ऐसे करके होते हैं ना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास सेम एंसेस्टर्स थे बट आगे फंक्शन डिफरेंट हो गया, यानी स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पेंटाडिक्टाइल लिम्स, उसमें आपके पास स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शन क्या आ गया आगे जाके डिफरेंट हो गया, दैट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ऑक्सीजन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम वाटर. ये आपके पास नील ने एक्सपेरिमेंट भी किया था. ठीक है, और हमने ये पढ़ा भी है कि जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने फोटोलिसिस करवाई थी. PS2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिए थे उसको वापस देने के लिए, जब हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, तो हमने फोटोलिसिस करवाई थी. तो वाटर को ब्रेक डाउन करवाया था, 2 ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन्स. ठीक है, आपके पास और क्या बना था? ऑक्सीजन गैस बनी थी. तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे 2 जो बने,
ठीक है, वो आपके पास कहाँ चले गए थे, PS2 के अंदर, वो जो 2 होल्स थे उनको फिल आउट करने के लिए जो प्रोटॉन्स बने, दे डू पार्टिसिपेटेड इन लाइक टू फॉर्म द प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर द एटीपी सिंथेसिस। और आपके पास जो ऑक्सीजन गैस है दैट वाज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट प्रूव कि आपके पास जो ऑक्सीजन आ रहा है दैट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन है। तो हमें कैसे पता चले कि जो ऑक्सीजन रिलीज एटमॉस्फेयर के अंदर हुई है वो कहाँ से आई, फ्रॉम वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट सोर्स इज बेसिकली वाटर। नील ने कैसे इसका एक्सपेरिमेंट किया था, उसने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18, और फिर उन्होंने ये एनालाइज किया था कि आपके पास जब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 18 यूज किया तब जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हुई दैट वाज नॉट रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। बट जब उन्होंने वाटर का जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन 18 यूज किया तो ऑक्सीजन जो रिलीज हुई थी इनटू एटमॉस्फेयर दैट वाज रेडियो एक्टिव इन नेचर, सो या दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव द पॉइंट एज वेल। 3-phosphoglycerate in the presence of ATP and reduced NADP is reduced to, तो आपके पास 3-phosphoglycerate की रिडक्शन करवाओ तो आपके पास एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है इस तरीके से। ये देखो 3 कार्बन डाइऑक्साइड को आपने को आपने किसके साथ जोड़ा, राइबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को आपके पास 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बना दैट इमीडिएटली ब्रोक डाउन टू फॉर्म 3 कार्बन, ठीक है। आपके पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना एंड दैट वाज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट G3P आपके पास बन गया। 6 G3P बने थे, 5 को आपने रीजनरेशन में यूज कर लिया और एक आपके पास एंड प्रोडक्ट बना। First infectious disease against which effective method of prevention was developed in vaccination first किसके लिए बनी थी, that was viral disease, ठीक है। Dash infection is caused by a viroid hepatitis, the fact-based question, and numerous opportunistic diseases might attack a person suffering from which of the following, that's AIDS, ठीक है। आपके पास AIDS में आपका immune system बहुत weak हो जाता है तो आपके पास different diseases can easily attack your body. Next is cysts are not resistant to heat but spores are, fact-based question, delta correct answer है। In which phase of bacterial growth does division at an exponential rate occur? तो आपके पास एक exponential rate पे division हो रही, that is log phase, ठीक है। logarithmic phase भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। Analogous organisms, तो जब analogous organisms की बात करते हैं they show convergent evolution। Analogous organs क्या है कि आपके पास जो structure है वो same है, function different हो रहा है, ठीक है। सो जिस तरह ये ड्रॉ किया हुआ दे शो कन्वर्ट एनालोगस ऑर्गेनिजम्स, ऐसे करके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। अच्छा होमोलोगस, होमो हमने किस में कहा, स्ट्रक्चर में नहीं कहा, फंक्शन में कहा, ठीक है। तो होमोलोगस में आपके पास सेम फंक्शन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और अगर हम एनालोगस की बात करें तो एनालोगस में आपके पास क्या है, डिफरेंट फंक्शन है, फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। सो एनालोगस में फंक्शन डिफरेंट है और आपके पास स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। सो एनालोगस ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज व्हेन ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर ट्रेट्स, ठीक है। यानी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। सो आपके पास डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज ऑपोजिट ऑफ दिस वेयर रिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व डिफरेंट रेट्स। एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर एनाटॉमिकली डिफरेंट बट हैव सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। सो स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है, देखो एक डिफरेंट एंसेस्टर से आ रहे, स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन आपके पास क्या है, सेम है। सो दैट इज बेसिकली कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। डेल्टा एच एन कैन बी डिटरमिन्ड बाय ग्लास कैलोरीमीटर, एच सी कैन बी डिटरमिन्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये दोनों गलत हैं। डेल्टा एच सॉल्ट ऑफ NaCl इज -787 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। और Na सॉलिड Na गैस प्लस C डेल्टा एच इज -108 किलो जाउल पर मोल। देखो आपके पास अल्फा बीटा चार्ली तीनों स्टेटमेंट सही हैं बिल्कुल, ठीक है। और डेल्टा इज रॉन्ग क्योंकि आपके पास यहाँ एटमाइजेशन करवा रहे हो, दैट इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए था, प्लस में आना चाहिए था। जब माइनस में लिखा हुआ ना दिस मींस वी आर टॉकिंग डेल्टा एच की वैल्यू अगर माइनस में वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट हमें पता है एटमाइजेशन इज नॉट एक्सोथर्मिक इन नेचर, इट्स नेचर इज एंडोथर्मिक, सो इसकी वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, दैट्स द मिस्टेक हियर, ठीक है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कार्बोनाइल कंपाउंड व्हिच इज अटैच्ड विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, यानी वो कार्बोनाइल कंपाउंड मैं कह रही हूँ R C डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन एक साइड पे अटैच हुआ है, दैट इज एन एल्डिहाइड। Difference in electronegativity values of bonded atoms between two atoms is an index of the covalent bond polar nature, ठीक है। polar nature determine कर रहा होता है। equilibrium constant is always written as a ratio of product over reactant, हम कहते हैं ना Kc is equals to concentration of product divided by concentration of reactant, C वाली बात है। ratio यानी division का साइन है, ratio of products and reactants।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हायर है, क्यों? क्योंकि आपके पास उनके हायर बाइंडिंग एनर्जी है, मेटाबॉलिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है, दे आर हार्ड आल्सो। सो आपके पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड कर रही थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा है, बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, हार्ड है वो, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दिस। Smallest part of crystal lattice that has properties of the entire crystal, that is unit cell, beta. Relative atomic mass of copper, that is 63.55 atomic mass unit. Current in electrolysis is carried through. आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर करंट कौन कैरी कर रहे होते? पॉजिटिव आयन भी कैरी कर रहे होते, नेगेटिव आयन भी कैरी कर रहे होते, सो बोथ इज करेक्ट फॉर दिस। The substance that is attached to enzyme at a specific place and converted into product, that is substrate. Substrate active site पे attach होता है, specific place क्या है? Active site है, और उसके बाद इसके अंदर convert हो जाते हैं product के अंदर, so substrate is the correct answer. How many carboxylic acid formed by from alcohol? हाउ आर कार्बोक्सिलिक एसिड? अच्छा, आपने अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओ, प्राइमरी अल्कोहल हुआ एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ कीटोन बनेगा, फर्दर एल्डिहाइड एंड कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाओ तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। सो आपने कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया? फ्रॉम अल्कोहल, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। एनर्जी फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज गिवन अ पॉजिटिव वैल्यू। हमने ये लिखा डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। विच अल्काइल हैलाइड गिव्स SN2 रिएक्शन प्राइमरी, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल वाटर इवेपोरेट अर्लियर? सो सॉसपैन के अंदर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, सरफेस एरिया के ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। कप का सरफेस एरिया इतना नहीं है, ग्लास का इतना नहीं है, स्मॉल बाउल का इतना नहीं है जितना सॉस पैन का है, तो जिस चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके अंदर इवेपोरेशन इज गोइंग टू अकर एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू द अदर्स। फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में यूवी लाइट आप कह दो। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड? CH3 CH2 होल ट्वाइस CH2Cl, यानी एक अल्काइल हैलाइड है आपके पास, स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 है, दो CH2 है और यहाँ भी CH2 है, ठीक है, यानी ये कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, तीसरा चौथा पांचवा तो बना नहीं सकता। CH2 इसका मतलब ब्रांचिंग कहीं भी नहीं है, CH2Cl, ठीक है। सो इसका नाम अगर आप बताओ N है क्योंकि देयर इज नो ब्रांच, आइसो या नियो नहीं लगेगा, आइसो या नियो का मतलब होता है ब्रांचिंग है, ठीक है। सो आपके पास N है, नॉर्मल है, ठीक है, एंड कार्बन आइटम्स गिनो 1 2 3 4, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, यानी ब्यूट लगेगा, ब्यूटेनाइल, और एंड पे क्लोराइड लगा हुआ है, तो 1N ब्यूटेनाइल क्लोराइड, ठीक है। पेंटेन नहीं है, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, पेंटाइल नहीं लगेगा, पेंटेन नहीं है, पेंटेन नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4, तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ये पेंट की तरफ तो हम गए नहीं है अभी, ठीक है, सो 5 कार्बन है नहीं, सो N ब्यूटाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। During the course of SN1 reaction, intermediate species जो बनती है that is a carbocation, alpha correct answer है। Which ion will have the maximum value of heat of hydration? So heat of hydration किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? चार्ज डेंसिटी के ऊपर। क्या आपके पास चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? चार्ज ओवर साइज के ऊपर, जितना चार्ज ज्यादा और जितना साइज कम होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है? Al+3 के ऊपर, ठीक है, दैट इज अ कैटाइन, पॉजिटिव आयन है। आपने 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से निकाले, इन सब में सबसे स्मॉलर साइज एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है। एक तो पहली बार जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो आपके पास यहाँ ग्रुप 1A है, 2A है, और आपके पास यहाँ पे क्या है? 3A है, तो आपके पास एल्यूमिनियम ग्रुप 3A का एलिमेंट है। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एटॉमिक साइज वैसे ही डिक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाली ने की रब से, ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे इसका साइज वैसे भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, एक तो ये नीचे भी आ रहा है, ठीक है, टॉप टू बॉटम भी आपके पास साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। देन कम्स बेरियम, लाई बी बी, ठीक है, सो आपके पास बी भाई हाली ने ना मांग, यहाँ पे MG होना चाहिए, भाई मजीद का सर बड़ा, सो BA भी देखो इसका भी साइज बड़ा है, ठीक है। देन कम्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का भी साइज बड़ा है, तो एल्यूमिनियम का एक तो चार्ज ज्यादा है और इसका साइज कम है। सो आपके पास चार्ज जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड कर रही होती है चार्ज डेंसिटी के ऊपर, जिसका चार्ज ज्यादा होगा और साइज कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। सो Al+3 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, चार्ज से कह दो या साइज से कह दो, दोनों तरीके से आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है। Which of the following method is used to prepare ethylene glycol from ethene? So आप ethylene glycol बना रहे हो from ethene, तो आप क्या करवा रहे हो? That is hydroxylation, बीटा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन करवाओगे कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन में, तो आपके पास एडिशन हो जाएगी हाइड्रोक्साइड आयन की, ठीक है, अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ इथीन, और इसकी वजह से आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर लीविंग ग्रुप इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, आपके पास जितनी ज्यादा वीक बेस होगी उतना ज्यादा वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, सो आपके पास दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 पुअर लीविंग ग्रुप। By increasing which of the following factor polarizability increases atomic radius directly proportional है polarizability के, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इनके ऊपर इतना ज्यादा वो नहीं होता है, आपके पास वैसे भी आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप एटॉमिक साइज और हाइड्रेशन पोलराइजेबिलिटी की बात करते हो, दे आर डायरेक्टली, तो पोलराइजेबिलिटी और आयनाइजेशन एनर्जी आपस में इनवर्सली रिलेटेड होंगे। ठीक है, विच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल तार, कोक, कोल गैस, ये सब बनते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कांस्टेंट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो आपके पास वो वाले रिएक्शन नहीं देते जो कि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप देता है, क्योंकि साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच है। ठीक है, सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन तो है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, वेयरएज लार्जर कार्बोक्सिलिक एसिड वो लेस सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उनकी हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट डैश बट सेम डैश प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप की आपके पास जो एटॉमिक वो है, जिस तरीके से एटम्स आपस में अरेंज हुए हुए हैं, उसकी वजह से क्या है कि आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो डिफरेंट है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम, और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट इज लैटिस पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड। तो लैटिस पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, दैट इज लैटिस साइट्स भी। चार्ली करेक्ट आंसर। द मॉलिक्यूल ऑफ डैश हैव डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, अमोनिया। ठीक है, मीथेन, नियॉन, मिथाइल, इथाइल अल्कोहल नहीं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन किसके अंदर होती है, अमोनिया के अंदर है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस occurs when partial charges formed within one molecule are attracted to the opposite partial charges in the nearby molecule. अब पोलर है, पोलर molecules align so that the positive end of one molecule interact with the negative end of another. मीथेन तो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर इन नेचर होता है। इथाइल, इथेन, इथाइल अल्कोहल में भी आपके पास क्या है, अल्कोहल का के अंदर हाइड्रो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, उनके अंदर थोड़ी सी पोलैरिटी है। ठीक है, तो अमोनिया इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दैट। चार्ज टू मास वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, दैट इज एनक्लोज्ड इन अ चार्ज ट्यूब। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर पॉसिबल, दैट इज 3। 5 कार्बन है, 3 चेन आइसोमर्स बनेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। पी ब्लॉक को not so P block, D block को outer transition और F block को inner transition elements. A very small value of Kc depicts. ठीक है, तो अगर Kc की वैल्यू बहुत कम है, देखो अगर हम Kc की वैल्यू की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं कह रही हूँ अगर Kc की वैल्यू कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट अभी कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। तो प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट ज्यादा हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए। ठीक है, कम है अभी वो। फिनोल रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड इवॉल्व नन ऑफ द फॉलोइंग। फिनोल ये रिएक्शन ही नहीं देता, तो कैसे कुछ इवॉल्व करेगा। हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जब वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 है, तो W जहां नहीं लिखा हुआ वो सेलेक्ट कर लो। P डेल्टा V इज वर्क डन। ठीक है, डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q, V इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज बीटा। कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाइड इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैंने बताया चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0, वर्क डन इज इक्वल्स टू 0, सिंस वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। तो आपने क्या कर दिया, P इंटू 0 कर दिया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, सो आपके पास उसके अंदर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हीट किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी की इक्वल होती है। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, when calculating vapor pressure of a liquid in a manometer, the column of mercury facing the vapors of a liquid is depressed due to the pressure on the surface of the liquid in flask. So depressed is going to be the correct answer. Organic compounds in which tetravalency of carbon atom is satisfied, that is saturated. यानी देखो जिस तरह मीथेन की बात करते हैं, चारों बॉन्ड्स बना रहे हैं कार्बन, टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज सैचुरेटेड। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उस टाइम क्या है, दैट इज बेसिकली अनसैचुरेटेड। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप लेफ्ट टू राइट की बात करो तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा है। यानी न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज का इनवर्स रिलेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
ठीक है। सो आपके पास आयना, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेल तो लेफ्ट टू राइट सेम ही रह रहे होते हैं ना, तो एटॉमिक साइज इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ शेल वाला फैक्टर। नंबर ऑफ शेल सेम है तो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रह रहा है। सो द फैक्टर दैट इज बेसिकली डिटरमिनिंग द एटॉमिक साइज व्हेन टॉकिंग अबाउट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। Next is how do the p orbitals px, py and pz differ from each other? Orientation, magnetic field के अंदर orientation different है, एक x plane, एक y plane, एक z plane के अंदर है। f block elements inner transition elements है with different number of moles of reactant and product, volume of the system changes। अगर आपके पास number of moles of reactant and number of moles of product different है तो आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज गोइंग टू चेंज, क्योंकि प्रेशर भी आपके पास चेंज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन? तो आपके पास ये सब बेंजीन डेरिवेटिव्स है, पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफीन है। ठीक है। फ्यूरान और थायोफीन आपके पास 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ऑक्सीजन या सल्फर लगा हुआ होता है। पायरोल में आपके पास क्या होता है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं और नाइट्रोजन अटैच होता है 1 कार्बन की जगह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्कोहल? तो आपके पास अल्कोहल का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या है, आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, दिस रिएक्शन इज बेसिकली एस्टेरिफिकेशन, एस्टर ऑफ वाटर बना है। ठीक है। और दूसरा रिएक्शन आपके पास क्या है, आपने एक सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया और आपके पास क्या बना, आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो बोथ ए एंड बी इज बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दी अल्कोहल। बॉन्ड इसमें कौन सा अल्कोहल का ब्रेक कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर, टॉकिंग अबाउट दिस, वेट अ सेकंड, वेट आई नीड टू मैनेज दिस फर्स्ट। हम कौन से एमसीक्यू पे हैं? अच्छा खैर, लेट्स डू इट दिस वे राइट नाउ। अच्छा, सो वी वर टॉकिंग अबाउट this MCQ, value of STP for 1 mole of ideal gas, no we were not on this, हाँ हम इस एमसीक्यू की बात कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्कोहल? तो आपके पास यहाँ पे अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम गोज हियर, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक डाउन कर रहा है तो आपके पास दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्कोहल। तो आपके पास बोथ अल्फा एंड बीटा इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 11325 पास्कल होता है, तो उसका हाफ ले लो 50662 बनता है बीटा। Value of STP for 1 mole of ideal gas, that is 273.16 Kelvin and 1 atm. ठीक है, so आपके पास 1 atmospheric pressure and 273.16 Kelvin is basically the value of standard temperature and pressure. PV is equals to nRT, that is general gas equation. Pressure remaining constant at which temperature volume of a gas becomes twice as volume at 0 degree Celsius. 0 degree को पहले Kelvin में convert करो, that is 273.15 Kelvin. ठीक है। इसका मतलब अगर आपके पास वॉल्यूम V था 273.15 पे, तो 2V आपने करना है, तो 273.15 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 546। ठीक है। Graph between volume and temperature gives a straight line that cuts the temperature axis at minus 273 degree Celsius, that is absolute temperature 0 Kelvin. ठीक है। Upon which factor vapor pressure does not depend, तो surface area of liquid के ऊपर vapor pressure depend नहीं कर रहा होता। ठीक है। कैन यू रिपीट 62? श्योर, लाइक कैन वी डू इट बाय द एंड, लाइक अभी हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन वी विल बी रिपीटिंग ऑल द क्वेश्चंस जिनके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है। सो वंस वी आर डन विद दीस क्वेश्चंस आई विल बी रिपीटिंग द क्वेश्चन 62. If we take some water at 0 degree Celsius and start heating it, we find that the temperature range from 0 to 4 degree Celsius, it contracts on heating. ठीक है। 0 to 4 के अंदर water contract करता है। ठीक है। So correct answer is beta. Molar heat of vaporization is the amount of heat required to convert 1 mole of a liquid into vapor at its boiling point. That is the definition. Alpha. Transition temperature of a crystalline solid substance exists करता है dynamic equilibrium में between two crystalline forms. This is also a fact-based question for the transition temperature. Next is in reversible reaction, catalyst lowers the activation energy of, कैटलिस्ट का ओवरऑल नेट इफेक्ट नहीं होता ऑन द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब वो इक्वली लोअर कर रहा होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। Mass of one molecule of oxygen is. So we'll need to split the screen again. 146 MCQ. Let me reload it so that 146. Perfect. Let me split the screen. Yeah. So 1 mole of oxygen, mass of one molecule. ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ molecules is equals to Avogadro's number into moles. ठीक है। आपने mass फाइंड करना है, moles की जगह आप क्या लिख सकते हो, mass over molar mass.
into Avogadro's number is equals to number of molecules. अब number of molecules कितने, that is 1. Avogadro's number को इधर से इधर ले आओ, इसको divide कर दो with 6.023 into 10 raised power 23, that is the Avogadro's number. mass find करना है, molar mass यहाँ divide हो रहा है, equality की दूसरी साइड लेके आ जाओगे, multiply होगा molar mass. multiply लिख देती हूँ, molar mass ऑक्सीजन का है कितना, ऑक्सीजन का 16 है, O2 है, तो आपने क्या कर देना है, 16 into 2 कर देना है, 6 2 12, 2 1 2 32. तो 1 ओवर एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 32 आपने किया. इसको आप किस तरह लिख सकते हो, 32 इंटू 1 कर दो, 32 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, सो 32 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 ग्राम इज गोइंग टू बी द मास. ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने इसको निकाला, दैट इज बीटा. नेक्स्ट इज just a second. I can't seem to go to the next question. Just a second. Let me reload it. Just a second, right? We were on question 146. Just wait a second. अच्छा, यहाँ तक बता दो. इफ 62 देखते हुए चलते हैं फिर. vertebrates belong to phylum chordates. अच्छा, दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, 62 में यहाँ लिखा हुआ है vertebrates belong to phylum chordata. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी जो है दे फॉर्म 3 germinal layers. ठीक है, chordates include vertebrates undergo embryonic development with 3 primary germinal layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. ठीक है, तो आपके पास इसी वजह से जो vertebrates हैं they belong to phylum chordata. We were on MCQ 140 something. I think there's something wrong with my browser, maybe. Let me try to reopen it. I just need a minute. Sorry for the inconvenience though. But let me try to fix this. Seem to jump on a question. Can I? Till then, you guys can let me know if किसी का कोई और question है related to whatever we have studied so far. अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया था. फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल पार्टिकल्स हैव द सेम मास पर किलोग्राम. ठीक है, सो आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली सेम मास होता है. ठीक है, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर करें तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स द मास ऑफ a proton is 1836 times the mass of an electron and neutron is 1840 times the mass of an electron. So like their masses is nearly equal. So correct answer is delta. The amount of energy associated with quantum of radiation is directly proportional to energy is directly proportional to frequency. E is equals to hf formula बनता है, so frequency is the correct answer. X-ray is defined as electromagnetic radiation of very high frequency. Energy ज़्यादा होती है, frequency भी ज़्यादा होगी, wavelength is going to be less. In motion of satellite, necessary centripetal force is provided by the gravitational force. ठीक है, motion जब satellite की motion की बात करें तो gravitational force is acting as a centripetal force. In a ripple tank, 40 waves pass through a certain point in 1 second. ठीक है, number of waves per unit time हमने किया, हमारे पास 40/1 आ गया, that is equal to frequency. ठीक है, wavelength lambda की वैल्यू कितनी है, that is 5 सेंटीमीटर, यानी मीटर के अंदर कन्वर्ट करो तो आपके पास 0.05 मीटर आ जाएगा. 0.05
100 1 2 यस। आपने फाइंड क्या करना है, स्पीड, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, आपने कर देना 40 इंटू 0.05, यानी सिंपली आपने क्या किया 40 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 5/100, ये इससे कट गया 5 4 5 20 ओवर 10, 0 से 0 काट दो, 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो 2 मीटर पर सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर द वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम 1 के इक्वल होते हैं, हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, तो मैंने t इंटू एफ का प्रोडक्ट ले लेना है, t इंटू 1/t कह सकती हूँ, या f इंटू 1/f, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, trough of wave act as a concave lens, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अल्फा इन डॉपलर इफेक्ट इफ द लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, लिसनर जो है सोर्स आपके पास स्टेशनरी है, लिसनर उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। रेफ्रिजरेटर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। सर्टेन प्रोसेस के अंदर 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ सिस्टम, एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपने फाइंड करनी है, तो देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज आपके पास जो हीट है दैट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आपके पास 400 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू अ सिस्टम। ठीक है, तो आपने हीट को सप्लाई किया है टू द सिस्टम, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, 400 जूल इज इक्वल्स टू आपके पास फिर वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो अगर सिस्टम वर्क डन करे दैट इज आल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तो 150 जूल प्लस डेल्टा यू मैंने कर दिया। ठीक है, तो 400 माइनस 150 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 0 15 माइनस 40 आपके पास आ जाएगा 25 में भी, या तो 250 is going to be the change in internal energy. 250 joule is the correct answer. Rapid escape of air from the burst of tire, that is an example of adiabatic process. There is no exchange of heat क्योंकि time ही नहीं मिला exchange of heat का, that is such a rapid process. Bicycle pump works on the first law of thermodynamics. Two positive point charges are placed 2 meters apart, electric potential at the midpoint. तो पोटेंशियल, अगर हम दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दोनों को एडेड टू डबल हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अल्फा करेक्ट आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल if its range is equal to the height, that is 76, ये that is fact based question, आप इसको इस तरह derive भी कर सकते हो, but it's better to remember it क्योंकि derivation is not easy to do without the calculator. Product of force and time that is equal to change in momentum, देखो मैं लिखती हूँ delta p divided by delta t, rate of change of linear momentum is equals to applied force. ठीक है, so product of force and time किसकी equal हो गया, that is equal to चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। मोमेंटम नहीं करेक्ट आंसर, चेंज इन मोमेंटम करेक्ट आंसर है। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टाइम रेट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ चेंज डेल्टा ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। 10 Newton force moves the body around the circle of path 50 centimeter. What is the work done in completing one? देखो आपके पास एक फोर्स है that is basically moving the body in a circular path. ठीक है, तो वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। थीटा कितना बनता है 90 डिग्री, एफ डी कॉस थीटा वर्क डन होता है, cos 90 लगा दो 0 आ जाएगा, तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज गोइंग टू बी 0, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, 3 kilogram stone falls from a 20 meter height, its falling speed at 10 meter height is, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो mass is equals to 3 किलोग्राम, फॉलिंग स्पीड वेलोसिटी आपने उसकी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज ग्रेविटी की वजह से, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 कर लो, आपके पास एच हाइट कितनी है, दैट इज 10 मीटर, फाइंड इट्स फॉलिंग हाइट, फॉलिंग स्पीड एट 10 मीटर हाइट। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आपने फाइंड करना है वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बल्कि हम ऐसे सिंपल ही चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 इंटू 10 इंटू एस की वैल्यू क्या है, दैट इज एच, हाइट यहाँ पे लिख दूंगी 2gh लिख सकती हूँ, 2as की जगह, h की वैल्यू 10 है, इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 200 इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लूँ, नियरेस्ट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है 14, क्योंकि 14 इंटू 14 आप करोगे तो 196 आता है, स्क्वायर रूट 200 और 196 बहुत करीब है एक दूसरे के, सो आप यहाँ पे 200 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, दैट इज 14, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 14 इज इक्वल्स टू वी एफ। अगर आप यहाँ पे 9.8 ले लेते 10 की जगह तो आपके पास एग्जैक्टली 196 आना था। ठीक है, बट आप 9.8 अगर नहीं भी लेते तो आप नियरेस्ट आंसर के साथ क्या कर सकते हो, 14 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज बीटा।
एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम है, जब एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे वर्क डन आ जाएगा, तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स यू वर्क डन। किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। वन कंप्लीट सर्कल आपके पास 6.28 रेडियन के इक्वल है, 3 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन होता है ना, और पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14, तो आपने 2 इंटू 3.14 कर दिया, तो आपके पास 4 2 जार 8, 2 1 जार 2 एंड 3 2 जार 6, तो 6.28 रेडियन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन एन एंटी नोड इन स्टेशनरी वेव्स आर पासिंग थ्रू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, एनर्जी क्या होती है काइनेटिक। अगर हम एंटी नोड की बात करते हैं, दे आर पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज द मीन पोजीशन, तो आपके पास उस टाइम एनर्जी क्या होगी, दैट इज बेसिकली काइनेटिक ओनली। टू आइडेंटिकल बॉडीज हैविंग अ वेलोसिटी रेशियो 2:3 रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, आपके पास दो आइडेंटिकल बॉडीज का वेलोसिटी रेशियो कितना है 2/3, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर इसका रेशियो 2/3 है तो आपके पास वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, दैट इज 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4/9 के 4:9 लिख सकते हो। करेक्ट आंसर इज चार्ली। When a vehicle moving in a straight path suddenly turns, the maximum force will be applied on the outer wheels. Charlie. Time period of the second pendulum on the surface of the moon becomes, तो आपके पास टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, जब हम टाइम की बात करते हैं ना, तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। जी की वैल्यू एट मून बिकम्स जी बाई एल ओवर जी बाई स्क्वायर जी बाई 6। ठीक है, जी की वैल्यू एट मून बिकम जी बाई 6, तो आप लिखोगे 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 6। ठीक है, सो टाइम पीरियड कितना होता है, टी प्राइम की हम ये वैल्यू फाइंड करें, टाइम पीरियड एट टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना होता है, दैट इज 2 सेकेंड्स इंटू, अच्छा यहाँ पे जी बाई 6 था, 6 यहाँ डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा नीट करके लिखती हूँ ताकि आप लोगों को, यहाँ पे है जी ओवर 6, 6 न्यूमरेटर में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट 6 यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, सो 2 सेकंड इंटू स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा क्योंकि 2 बाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी की वैल्यू इज 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम की बात हो रही है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो इसकी जगह मैंने 2 सेकंड लिख लिया, टी प्राइम इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 6 सेकंड्स। अल्फा इसमें आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 2 करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पे सरफेस ऑफ मून का पूछा हुआ, जी की वैल्यू चेंज हो जाती है सरफेस ऑफ मून पे, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी अल्फा। रेड लाइट यूज इन फोटोग्राफिक डार्क रूम्स इज, दैट इज वाई, क्योंकि आपके पास जो रेड लाइट है उसकी एनर्जी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। For gaining atomic spectra, an evacuated glass tube is filled with hydrogen. Fact base है beta. Half life of iodine 131 is 8 days if 20 milligram is present initially. Start में 20 milligram है. How much iodine is left behind after 2 half lives? पहली half life के बाद क्या है, 20 का 10 milligram रह गया. Second half life जब दूसरी, सेकेंड हाफ लाइफ, तो 10 से आपके पास 5 मिलीग्राम रह गया, 5 10 का भी हाफ कर दो। ठीक है, सो 5 मिलीग्राम इज द करेक्ट आंसर। 4.5 into 10 raised by 9 years इसकी हाफ लाइफ है, दैट इज ऑफ यूरेनियम 238। व्हेन चार्ज क्यू ऑन अ कैपेसिटर इज डबल्ड, एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाती है 4u। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ठीक है, सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, तो अगर आप एनर्जी को डबल कर रहे हो तो आपके पास, अगर आप चार्ज को डबल कर रहे हो तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कैपेसिटर, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, दैट इज C मीडियम। ठीक है, अगर आपने एरिया इंक्रीज किया, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर आप एरिया इंक्रीज करते हो कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। ठीक है, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस डिक्रीज करते हो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, दोनों तरीके से क्या हो रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस, दैट इज अल्फा। If we double the separation distance between charges, Coulomb force will become F is equals to K Q1 Q2 divided by R square. R की जगह आपने क्या लगा देना है, 2R. K Q1 Q2 divided by 2R whole square, that is value of F prime. F prime is equals to K Q1 Q2 divided by 4R square. 4 को अलग कर दो, ठीक है. F prime is equals to K Q1 Q2 divided by R square into 1 over 4. अब ये किसकी वैल्यू है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एफ की एफ प्राइम इज इक्वल्स टू एफ ओवर 4। आपके पास एफ ओवर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, या 1 ओवर 4 टाइम्स एफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 इनटू एफ। तो आपने ये लिखा है 1 ओवर 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू इज द करेक्ट आंसर, सो 1 ओवर 4th एफ इज द करेक्ट आंसर। कूलम फोर्स बिकम्स 1 ओवर 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, यानी क्वार्टर हो रही है।
पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 100 वोल्ट, इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट पावर सप्लाई। रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हो, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। अब आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वी की वैल्यू कितनी है 110, इसका होल स्क्वायर ले लिया, डिवाइडेड बाय पावर की वैल्यू 100 है, 11 का स्क्वायर लो दैट इज 121, और एक जीरो है तो दो जीरो लगा दो, डिवाइडेड बाय 100, दो जीरो कैंसिल, 121 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर द रेजिस्टेंस यूनिट ओहम लगेगा। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ जब बैटरी चार्ज हो रही होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग आपके पास टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, वीटी इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ नॉर्मल कंडक्टर इज पॉजिटिव क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हेन वी टॉक अबाउट कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, इलेक्ट्रोलाइट की या सेमीकंडक्टर की, तो उसके लिए टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ नॉर्मल कंडक्टर पॉजिटिव क्यों होता है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है क्योंकि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के अंदर डायरेक्ट रिलेशन आ रहा होता है। If the length of the wire become 2 times the original value and area becomes 1/2, resistance कितनी हो जाएगी, पहले हम resistance का फॉर्मूला लिखते हैं, that is R is equals to rho L over A। अब R प्राइम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ द वायर becomes 2 टाइम रो 2L हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया आपके पास हाफ हो गया A/2। इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, रो 2L डिवाइडेड बाय A/2 इज इक्वल्स टू रो 2L मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर A। ठीक है, तो अब हो गया रो L ओवर A, और 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 आ गया। अब समझ आ रही है क्या करने लगी हूँ, आर प्राइम की वैल्यू है ये, द स्टैंड्स फॉर आर इंटू 4, तो आपके पास 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, 4 टाइम्स बीटा करेक्ट आंसर है। 1 किलोवाट आर 3.6 मेगा जाउल्स की इक्वल है, यानी 3.6 into 10 raised power 6 joule। इलेक्ट्रिक करंट में भी डिफाइंड as rate of flow of charges, I is equals to Q by T। I is electric current, Q is charges, T is time। तो rate यानी divided by time of flow of charges through a cross sectional area A, that is basically equal to electric current। flow of charges produces, करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपके पास एक चार्ज है ना, वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर वो मूव भी करना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जब एक फ्लो चार्जेस मूव करते हैं, जो फ्लो करते हैं, तो करंट प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनके पास होती है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिस्टेंस इन अ रेजिस्टर, वर्क डन आपने फाइंड करना है ऑफ रेजिस्टर ऑफ 20 ओहम। रेजिस्टेंस आपके पास कितनी गिवन है 20 ओहम, करंट की वैल्यू इज 5 एम्पेयर, टाइम आपको दिया हुआ है दैट इज 3 आवर्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, सो आप वर्क डन किस फॉर्मूले को लगा के फाइंड करोगे, रेजिस्टेंस करंट और टाइम गिवन है, सबसे पहले आप क्या कर लो, V इज इक्वल्स टू आई आर करके V की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, I 5 into 20 कर दिया तो आपके पास 5 2 10, 100 आ गया। ठीक है, 100 वोल्ट्स आपके पास V की वैल्यू आ गई। अब आपने फाइंड करनी है पावर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पावर इज इक्वल्स टू गिवन डाटा क्या है, V की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, P इज इक्वल्स टू वी आई कर लो, सिंपल। ठीक है, V की वैल्यू क्या है दैट इज 100 और I की वैल्यू 5 है, तो 500 आ गया, 500 वॉट इज पावर। अब वर्क डन फाइंड करना है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम होगा। पावर कितनी है 500 इंटू टाइम आपके पास कितना है 3 आवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, किलोवाट आवर के अंदर है, इसका मतलब आपने कन्वर्ट नहीं करना आर को सेकंड के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास जाउल के अंदर होता तो आपने कन्वर्जन करनी थी, बट यहाँ पे सिंस आपके पास जाउल के अंदर नहीं है, आर्ट्स के अंदर यूनिट है, तो आपने इसको सिर्फ 3 ही से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 3 1500। 1500 इज करेक्ट आंसर। 1500 को कैसे लिख सकते हो, 1.5 इंटू 10 रेज पावर 3 दैट इज 1.5 किलोवाट आवर। क्योंकि देखो 1.5 इंटू 10 रेज पावर 3 करो ना, यानी 1.5 इंटू 1000। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है 1.5, 3 डेसिमल प्लेसेस आगे जाएगा 1 2 3 1 2 0। ठीक है, पॉइंट यहाँ आएगा यानी 1500। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 1.5 किलोवाट आवर दैट इज बीटा। ओहम्स लॉ अप्लाइज टू कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए वैलिड है सिर्फ। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल कंडक्टर इज नेगेटिव बिकॉज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। देखो अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर आपके पास टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है रो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 ओवर सिग्मा। ठीक है, और अगर हम बात करें
अच्छा, कंडक्टेंस, दिस इज फॉर रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी एंड दिस इज कंडक्टिविटी. रेजिस्टेंस का पूछे R इज इक्वल टू 1 ओवर G. G इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस, एंड कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है, दैट इज resistivity. When the total resistance in a circuit is RT, R1, R2, R3 up to so on, type of resistor आपके पास क्या है, resistance में अगर आपने simply values add की है ना, इसका मतलब resistors were attached in series to each other. Parallel में आप उनका inverse लेके add करते हो. 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. जिस तरह capacitance का series का formula होता है, वैसे resistance का parallel का formula होता है. As compared to the thin wire, thick wires have. देखो अब thin wire है, इसका मतलब इतनी सी, ठीक है. थिक वायर है, इसका मतलब वायर कितनी है आपके पास, इतनी. एरिया इसका कम है, एरिया इसका ज्यादा है, ठीक है. अब देखो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ठीक है. यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. थिक वायर यानी एरिया ज्यादा है. जब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी. सिंपल, ठीक है. सो एज कम्पेयर टू थिन वायर्स, थिक वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि उनका एरिया ज्यादा है. जब एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है. The management of school MS decided to give free breakfast from the next academic year to all the students in its primary section through its canteen, even though they will not get any government grant. So, एक school management ने decide किया है कि they are going to give free breakfast to the students. अब school will have to admit many poor students. देखो, school में admission का criteria is not based whether a student is rich or poor. It's based on like different levels, but that is not basically about the economic condition of any student. Since they have started to give free breakfast doesn't imply that they are supposed to admit many poor students, because school में आने का purpose is not eating, right? The purpose is to spread education, to provide education, right? So admission of poor students just because the school is giving free breakfast is kind of wild. Next is the canteen facilities and utensils have to be checked. Definitely आप एक न्यू इनिशिएटिव कर रहे हो तो आपको फैसिलिटीज और यूटेंसिल्स को चेक करना पड़ेगा. फंड्स भी रेज करने पड़ेंगे, सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ ग्रांट. सो सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोज इज द करेक्ट आंसर. There is an unprecedented increase in the migration of villagers to urban areas as reported, as repeated crop failure has put them into precarious financial situation. Course of action क्या होगा, villagers should have provided with an alternative source of income in their villages, which will make them stay पुट, ठीक है. डेफिनेटली आप उनको वहीं कोई जॉब दे दो. माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज. तो अर्बन एरियाज में कहाँ से आएंगी जॉब्स, जो आप इतने माइग्रेटेड विलेजर्स को जॉब दोगे, डजंट मेक सेंस, राइट. सो अब विलेजर्स के लिए वहीं उन्हीं के एरिया में ही कोई जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए ले आओ, ठीक है. तो ओनली फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो, सेकंड वन इज नॉट दैट प्रैक्टिकल. A boy has 4 cars, 2 cars are red, he has a sports car, ठीक है. The boy has red sports car, तो ये नहीं पता. Out of 4 cars, only 2 cars are red. हो सकता है sports car red ना हो. He has 2 Corollas, तो इसके बारे में भी कोई information नहीं है, ठीक है. His favorite color is red, तो ये भी उसने नहीं बताया. So the correct answer is none of the following statement is a fact. Without reforming the entire administrative system, we cannot eradicate corruption and prejudice from the society. Assumptions can the existence of corruption and prejudice is good. That doesn't make sense. How can corruption be good for the society? There is enough flexibility to change the administrative system. Yes, there is. If you want to bring a change, the change is always possible. So the second assumption is implicit. The first one is not. Literacy rate in the district has been increasing for the last 4 years. District administration has conducted an extensive training program for the workers involved in the literacy drive. तो definitely आपके पास जो literacy drive के workers हैं, आपने उनको इतनी extensive training दी है, उसी की वजह से आपके पास literacy rate जो है that has been increasing. ठीक है. So the second statement is the cause and the first one is the effect. Beta correct answer. Availability of imported fruits has increased in the indigenous market, and so the demand for the indigenous fruits has been decreased. Okay? To help the indigenous producers of fruits, the government should impose a high import duty on these fruits, even if the quality is not good. You cannot do that. Quality अच्छी है नहीं, आप import duty ज़्यादा लगा रहे हो, doesn't make sense, right? Vendors should stop selling imported fruits. Why are you importing the fruit in the first place if you don't want to sell it in your country? That is a lose-lose situation. क्या फायदा हो रहा है आपको, आपने पैसे देके एक चीज import करवाई, you're not even selling it, so क्यों रखी हुई है, खराब होने के लिए? So doesn't make sense, right? So none of the course of action follows here. There has been a decline in the prices of personal computers. School-going kids are expressing interest in learning how computer operates. तो prices में क्यों कमी आ रही है computers की, ठीक है, और बच्चे क्यों अचानक से interest show करना शुरू हो गए computer के अंदर के how the computer operates, they want to learn about it. Both are definitely going to have some independent causes, ठीक है. So they are the effects of independent causes. They are not related to each other in any way. In each of the following question is a statement. Please do not wait for me. I may be late.
Start taking lunch as soon as the guests arrive. This is the message from a director of a company to his office managers. Assumptions kya hai? Keep the guest waiting is not desirable. Yeah, that's the point of the entire statement. Lunch may not be ready, तो ऐसी कोई बात कहीं भी नहीं की गई. That doesn't imply कि lunch is not ready. ठीक है, बात ये हुई है कि डायरेक्टर ने कहा है डू नॉट वेट फॉर मी. दैट इज नॉट that does not give a good impression to let the guests wait just because the host is late. The host might be late. ठीक है, so the first assumption is implicit that keeping the guests waiting is not desirable at all. Large number of primary school in rural areas are run by only one teacher. There has a huge dropout from primary school in rural areas. ठीक है, तो आपके पास एक ही टीचर सबको पढ़ा रही है तो डेफिनेटली ड्रॉप आउट तो होना ही है. ठीक है, because that definitely does affect the quality of education along with the attention span of the teacher divided among each student. So yeah, the first option is correct. Statement 1 is the cause and the second statement is the effect of that cause. So here we are done with the 200 MCQs. If you guys have any questions or queries related to anything, do let me know by writing them in your chat box. If not, then we will be winding the live session here. I'm going to wait for like a couple of minutes for your queries before winding up the session here. So yeah, if you guys have any questions, do let me know by writing them in the chat box. So I think no more questions for today. Thank you everyone for joining the live session. 62 repeat कर दूं, sure. ये वैसे मैंने कर दिया था, but let's do it again. 62. वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा बिकॉज, तो देखो वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो वर्टिब्रेट्स जस्ट बिकॉज दे डू हैव अ वर्टिब्रल कॉलम डजंट इंप्लाई दैट दे आर गोइंग टू बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट मैंडेटरी कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सारे वर्टिब्रेट्स होंगे, बट वर्टिब्रेट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, व्हाई इज दैट? देखो वर्टिब्रेट्स के अंदर तो वर्टिब्रल कॉलम है, बट दैट डजंट इंप्लाई कि हर फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है या हर फाइलम कॉर्डेटा का ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी अ वर्टिब्रेट. ठीक है, so vertebrates belong to phylum chordata. क्यों? Because their bodies develop into 3 germinal layers, that is the ectoderm, endoderm and mesoderm. That is the reason why the vertebrates are in the phylum chordata. क्योंकि हर vertebrate is going to have a vertebral column, but every organism in a phylum chordata doesn't have a vertebral column. That is not a vertebrate. ठीक है, so delta is going to be the correct answer for this. इसके अलावा if you guys have any questions, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो. I will be answering your queries. Why not Charlie? Chordates, including vertebrates, undergo embryonic development with 3 primary layers. ठीक है, that is the reason their embryos have gills doesn't make them belong to a phylum chordata. ठीक है, major reason क्या है? That is delta. इसके अलावा if you guys have any questions, you can let me know by writing them in the chat box. So yeah, I think that's it for today's session. Then thank you everyone for joining, and I wish you all best of luck for your preparation. Take care and Allah Hafiz.